बिछ गई सियासी बिसात, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी अन्नदाताओं के आंदोलन पर कोर्ट की टिप्पणी की। बताएंगे कि आखिर विजयवर्गीय के बयान से क्यों मुश्किल में आ सकते हैं पीएम मोदी। जानेंगे कि क्यों महाराष्ट्र में पार्टी छोड़ सकते हैं बीजेपी विधायक, और तेजस्वी पर बयान देकर कैसे घिरे नीतीश। और बुलेटिन की आखिर में बात टोल प्लाजा से आजादी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राहुल गांधी ने लिखी लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी। संसदीय समिति में सदस्यों को मुद्दे उठाने का मिले अधिकार। कल हुई संसदीय समिति की बैठक में राहुल गांधी को बोलने का नहीं मिला था मौका। दिल्ली विधानसभा में हुआ जबरदस्त हंगामा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने फाड़ी कृषि बिल की कॉपी। दिल्ली विधानसभा ने भी खारिज किया कृषि बिल। केंद्र सरकार से की बिल वापस लेने की मांग। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाएगी जेडीयू। पार्टी का ऐलान। पश्चिम बंगाल विधानसभा की 75 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। केंद्र और बिहार में बीजेपी की सहयोगी है जेडीयू। अंतरिक्ष में भारत की बड़ी छलांग। इसरो ने लॉन्च किया सैटेलाइट पीएसएलवी C-50 रॉकेट से कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01 को किया गया लॉन्च। ये सैटेलाइट मोबाइल और टीवी के सिग्नल बढ़ाने में करेगा मदद। और बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 224 अंकों की बढ़त के साथ 46,890 पर हुआ बंद। निफ्टी 58 अंकों की बढ़त के साथ 13,740 पर हुआ बंद। और सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। आज सुबह से ही लोगों की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर थीं। इंतजार था कि अन्नदाताओं के आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा। सिंघू बॉर्डर पर अन्नदाताओं के आंदोलन का आज 22वां दिन था और आज इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं राजीव जी। स्वागत है आपका राजीव जी। धन्यवाद दामिनी। लेकिन चर्चा से पहले ये रिपोर्ट देखिए। अन्नदाताओं के धरने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ में सुनवाई शुरू हुई। चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने सुनवाई शुरू होते ही साफ कर दिया कि वो कृषि बिल पर कोई सुनवाई नहीं करेंगे, सिर्फ अन्नदाताओं के आंदोलन पर बात होगी। सबसे पहले याचिकाकर्ता के वकील हरीश साल्वे ने दलील शुरू की और कहा कि अन्नदाताओं के प्रदर्शन की वजह से दिल्ली आने वाली सड़कें बंद हो गई है। जरूरी सामान, दूध, फल, सब्जियों की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिस कारण महंगाई बढ़ गई है। लोग परेशान हैं। आप शहर को बंदी नहीं बना सकते। विरोध करना सभी का मौलिक अधिकार है, लेकिन दूसरे के मौलिक अधिकारों में दखल नहीं दिया जा सकता। साल्वे की दलील पर सीजेआई ने कहा कि हम प्रदर्शन के अधिकार को मानते हैं, हम इसमें रुकावट नहीं डालेंगे। कानून के विरोध में प्रदर्शन करने के मौलिक अधिकारों को हम मान्यता देते हैं। इस पर रोक लगाने का कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन इससे किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चलना चाहिए। सीजेआई ने अन्नदाताओं के प्रदर्शन पर रोक लगाने से तो इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने बातचीत से रास्ता निकालने को कहा है। कोर्ट ने कहा है सरकार और किसान के बीच बातचीत होनी चाहिए। इसके लिए हम कमेटी के गठन के बारे में सोच रहे हैं। हम स्वतंत्र और निष्पक्ष समिति के बारे में सोच रहे हैं। दोनों पक्ष बात कर सकते हैं और अन्नदाता विरोध प्रदर्शन भी जारी रख सकते हैं। स्वतंत्र कमेटी में पी साईनाथ, अन्नदाताओं के संगठन और दूसरे सदस्य हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हरीश साल्वे से पूछा कि क्या सरकार कानून पर विचार कर सकती है, लेकिन साल्वे ने इससे इनकार कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि यदि सरकार कृषि कानूनों को लागू न करने का आश्वासन दे तो गर्मियों के अवकाश के दौरान कोर्ट की बेंच इस मामले की सुनवाई कर सकता है। फिलहाल कोर्ट ने सुनवाई को टाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई पर अन्नदाताओं में भी हलचल मची हुई है। सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे अन्नदाताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से हमारी यही गुहार है कि पहले नए कृषि कानूनों पर रोक लगाई जाए, फिर समस्याओं के समाधान निकालने का आदेश दिया जाए। अब देखते हैं अन्नदाताओं और सरकार के बीच बने इस गतिरोध का हल कैसे निकलता है। राजीव जी, कल कोर्ट ने कहा था कि ये मामला राष्ट्रीय मुद्दा बनता जा रहा है। आज भी कोर्ट के रुख में बदलाव नहीं दिखा। सरकार से ये पूछा गया कि क्या कानून पर विचार हो सकता है या इसे कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। आंदोलन पर भी कोर्ट ने अन्नदाताओं का ही पक्ष लिया। ऐसे में सरकार के पास अब क्या रास्ता है?
देखिए दामिनी, सरकार के पास तो इस मुद्दे को सुलझाने के कई रास्ते होंगे, लेकिन दिक्कत यही है कि फिलहाल सरकार सुलह के किसी रास्ते पर चलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आज शीर्ष अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह विरोध के अधिकार की बात कही है, उससे कम से कम सरकार को यह सोचना चाहिए कि अपने हक की आवाज उठा रहे अन्नदाताओं की बात वो सुने। अदालत ने कानूनों को रोकने पर भी सरकार से सवाल किया, जिस पर केंद्र सरकार ने इनकार कर दिया है। यानी सरकार अपनी जिद से पीछे हटना नहीं चाहती है, जबकि आंदोलनकारी किसान भी सारी तकलीफों के बावजूद सड़कों पर डटे हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आज अगर वो पीछे हटे तो नए कानून उन्हें इतना पीछे ढकेल देंगे कि फिर उनके लिए सिर उठाकर खड़े होना मुश्किल होगा। सड़क से लेकर के अदालत तक बार बार अन्नदाताओं के हक की बात उठी है, लेकिन उद्योगपति के हक में काम करने वाली केंद्र सरकार जरा भी लचीला रवैया नहीं दिखला रही है। ये गतिरोध न केवल देश की कृषि व्यवस्था पर बल्कि अर्थव्यवस्था पर भी बहुत भारी पड़ेगा। देखना यही है दामिनी कि सरकार कितने दिनों तक आंदोलन को खींचने देगी और कितने लोग इस हवन की भेंट चढ़ेंगे। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिराकर बीजेपी कहती है कि सरकार हमने नहीं बल्कि जनता ने गिराई है। लेकिन आज बीजेपी के ही दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ऐसा बयान दिया जिससे पीएम मोदी भी घिरते दिख रहे हैं। एमपी की शिवराज सरकार पर भी विजयवर्गीय का दावा भारी पड़ सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में जब से कमलनाथ की सरकार गिरी है तब से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई कांग्रेस के विधायक हाथ का साथ छोड़ना चाहते थे या फिर ये बीजेपी की साजिश है। इन सवालों के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ऐसा दावा किया है जिसने न सिर्फ बीजेपी की साजिश को बेपर्दा किया है बल्कि पीएम मोदी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिराने में अगर किसी की महत्वपूर्ण भूमिका थी तो वो नरेंद्र मोदी की थी। दरअसल बीजेपी के बड़बोले नेता किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान वो बोलते बोलते वो सच बोल गए जिसने बीजेपी को फंसा दिया है। विजयवर्गीय ने कहा कि ये पर्दे के पीछे की बात कर रहा हूँ, आप किसी को बताना मत। मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। पहली बार इस मंच पर बता रहा हूं कि कमलनाथ जी की सरकार गिराने में यदि महत्वपूर्ण भूमिका किसी की थी तो नरेंद्र मोदी जी की थी, धर्मेंद्र प्रधान जी की नहीं थी। पर किसी को बताना मत, ये बात आज तक मैंने किसी को नहीं बताई। विजयवर्गीय के इस बयान के बाद कांग्रेस ने बीजेपी को अपने निशाने पर ले लिया है। कांग्रेस ने कहा कि हमारे आरोपों की पुष्टि खुद कैलाश विजयवर्गीय ने कर दी। नरेंद्र सुलझा ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने किसान सम्मेलन के मंच से कांग्रेस के उन तमाम आरोपों की पुष्टि कर दी है कि प्रदेश की लोकप्रिय जनादेश वाली कमलनाथ सरकार को बीच समय में नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर गिराया गया है। अब जब बीजेपी के नेता खुद पार्टी के षड्यंत्र का खुलासा करेंगे तो कांग्रेस का तो बरसना लाजमी है। लेकिन इस खुलासे से साफ हो गया है कि पीएम देश नहीं चला रहे बल्कि कमल खिलाने के लिए पद का फायदा उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की साजिशों की पोल पार्टी महासचिव विजयवर्गीय ही खोल रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में भी पार्टी को नुकसान अपने ही पहुंचाते दिख रहे हैं। बीजेपी नेता अपनी पार्टी से ही नाराज चल रहे हैं। एनसीपी ने दावा किया कि बीजेपी के कई विधायक पार्टी छोड़ने को तैयार हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। विरोधी पार्टियों के बड़े नेताओं को तोड़कर अपने पक्ष में करने की नीति बीजेपी ने हर राज्य में अपनाई है। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गोवा, कर्नाटक, हर जगह बीजेपी ने विपक्ष के बड़े नेताओं को अपने पाले में किया। लेकिन बीजेपी की ये नीति महाराष्ट्र में उस पर उल्टी पड़ रही है। यहाँ बीजेपी के नेता ही पार्टी छोड़ने की तैयारी में है। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनावों में मिली करारी हार के बाद तो पार्टी छोड़ने की तैयारी करने वालों की लंबी सूची बन गई है। महाराष्ट्र सरकार में एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कोटे से मंत्री जयंत पाटिल ने दावा किया है कि बीजेपी के 10 से अधिक विधायक उनके संपर्क में हैं और वो कभी भी एनसीपी में शामिल हो सकते हैं। बस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इशारा होना है। जिस दिन शरद पवार चाहेंगे उसी दिन बीजेपी के 10 विधायक एनसीपी में शामिल हो जाएंगे। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा है कि महाविकास अघाड़ी में ये निर्णय लिया गया है कि यदि विपक्ष का कोई भी विधायक इस्तीफा देकर एनसीपी, शिवसेना या कांग्रेस में शामिल होता है तो अन्य दो पार्टियां बीजेपी के खिलाफ उसकी उम्मीदवारी का समर्थन करेगी। आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से और जयसिंह गायकवाड पार्टी से इस्तीफा देकर एनसीपी में शामिल हो गए थे। महाराष्ट्र में जहां बीजेपी के सामने मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं, तो वहीं देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस अब अपने घर को दुरुस्त करने में जुट गई है। पार्टी अब उन नेताओं की राय को सुनने को तैयार है जो बागी रुख अपनाए हुए थे। तो क्या है कांग्रेस की तैयारी, देखिए ये रिपोर्ट।
पिछले कुछ समय से कांग्रेस मुश्किल से जूझ रही है। मध्य प्रदेश में तो आपसी खींचतान के कारण सत्ता ही चली गई। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव भी आपसी गुटबाजी के कारण पार्टी जीत नहीं सकी। बिहार में महागठबंधन की हार के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। हाल ही में पार्टी के 23 वरिष्ठ नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी, जो बाद में सार्वजनिक हो गई। चिट्ठी में कांग्रेस की कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े किए गए थे। अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भी नेतृत्व को निशाने पर लिया गया था। जिन लोगों के द्वारा ये चिट्ठी लिखी गई थी, उसमें गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा और कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ नेता भी शामिल थे। गुलाम नबी आजाद ने तो यहाँ तक कह दिया था कि कांग्रेस का संगठन निचले स्तर पर खत्म हो चुका है। पार्टी को 5 स्टार कल्चर की लत लग गई है। लेकिन अब पार्टी नेतृत्व बागियों को मनाने की तैयारी में जुट गया है। कांग्रेस हाईकमान जल्द ही कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदलने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि पार्टी इन पदों पर बागी नेताओं की राय को प्रमुखता दे सकती है। कांग्रेस लीडरशिप से नाराज चल रहे नेताओं को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया ने मिलने के लिए बुलाया है। ये मुलाकात 19 दिसंबर को हो सकती है। पार्टी की इस रणनीति के पीछे एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ का हाथ माना जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों कमलनाथ ने सोनिया गांधी से मुलाकात करके कहा था कि खुद इन नेताओं से मिलकर इनकी नाराजगी दूर करनी चाहिए, क्योंकि ये सभी कोई छोटे मोटे नेता नहीं बल्कि वरिष्ठ नेता हैं, जिनका राजनीति में बड़ा कद है। सोनिया गांधी जहां कांग्रेस की तकरार को खत्म करने की कोशिश में जुट गई हैं, तो वहीं बिहार में जेडीयू और आरजेडी की तकरार बढ़ती जा रही है। जनता के मुद्दों पर सरकार की परेशानी बढ़ाने वाले विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के पीछे अब सत्तारूढ़ गठबंधन पड़ गया है। खासकर जेडीयू तेजस्वी को लापता बता रही है, लेकिन उनके तीखे तीरों पर आरजेडी ने ऐसा जवाब दिया कि उसका दर्द बढ़ गया है। बिहार चुनाव में तेजस्वी ने बीजेपी और जेडीयू को इस कदर टक्कर दी कि जीत दर्ज करने के लिए उसकी सांसें फूल गई। सूबे में मुद्दा चाहे कोई भी हो, तेजस्वी यादव अक्सर सत्तारूढ़ दल को अपने निशाने पर लेते हैं। यही वजह है कि अब बीजेपी और जेडीयू भी उन्हें घेर रही है। सत्तारूढ़ दल के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो तेजस्वी को गायब बता रही है। जेडीयू के प्रवक्ता और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने पूछा कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अभी कहाँ है और क्या कर रहे हैं। जेडीयू के अलावा बीजेपी ने भी तेजस्वी यादव को निशाने पर लेते हुए उन्हें नॉन सीरियस तक बता दिया। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा, तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में नॉन सीरियस कैरेक्टर हैं और राजनीति उनके लिए लग्जरी की तरह है। लोकसभा चुनाव के वक्त वो वोट दिए बिना दिल्ली भाग गए थे। वहीं तेजस्वी यादव की घेराबंदी को लेकर आरजेडी ने भी जेडीयू और बीजेपी को लपेटे में ले लिया है। आरजेडी की तरफ से श्याम रजक ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि तेजस्वी यादव लापता नहीं है, वे लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दे रहे हैं। उन्होंने कहा, संगठन के लिए चौक चौराहे पर रहना जरूरी है क्या? इतना ही नहीं, श्याम रजक ने जेडीयू से पूछा, क्या दिल्ली देश से बाहर है? पूरे देश की राजनीति दिल्ली से होती है, क्यों सीएम नीतीश कुमार को दिल्ली में सरकारी घर लेना पड़ता है? अब जब जेडीयू ने दिल्ली पर सवाल उठाया तो आरजेडी ने भी दिल्ली का जवाब देकर जेडीयू का दर्द बढ़ा दिया। इस बयानबाजी से साफ है कि दिल्ली अब बिहार की सियासत में दंगल की वजह बन गई है। और बुलेटिन के आखिर में बात टोल प्लाजा से मिलती आजादी की। देश में नेशनल हाईवे बनाने की शुरुआत इसीलिए की गई थी जिससे शहर के लोगों को परेशान न होना पड़े। नेशनल हाईवे का रास्ता शहर के बाहर से निकाला गया। सोच ये ही थी कि लोग परेशान न हो और सफर भी आसान हो, लेकिन लोगों का सफर आसान हुआ नहीं, क्योंकि नेशनल हाईवे पर बने टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम लोगों की परेशानी बढ़ाते रहे। लेकिन अब सरकार इन टोल प्लाजाओं को हटाने की तैयारी में है। तो क्या अब टोल से मिल जाएगी आजादी? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अब नेशनल हाईवे पर सफर करते समय वाहन चालकों को बार बार टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा। सरकार 2 साल में सभी नेशनल हाईवे पर लगे टोल प्लाजा सेंटर को हटा देगी। टोल प्लाजा तो हट जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे टोल लिया ही नहीं जाएगा। टोल तो आपको देना ही होगा। दरअसल सरकार जीपीएस तकनीक पर तेजी से काम कर रही है और 2 साल के अंदर देश के सभी टोल प्लाजा जीपीएस तकनीक पर काम करने लगेंगे। केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया कि जीपीएस तकनीक से काम करने वाले टोल प्लाजाओं पर वाहनों की लंबी कतारें नहीं लगेंगी। नेशनल हाईवे के टोल से वाहन आराम से पास हो जाएगा और टोल की राशि जीपीएस के माध्यम से अपने आप वाहन चालक की अकाउंट से कट जाएगी। गडकरी ने कहा कि भविष्य में जो भी वाहन बनेगा उसमें जीपीएस सिस्टम लगाना पहले से अनिवार्य किया जाएगा। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।